हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सारिन के स्टडी में। हम यहाँ पर ट्रिक से पढ़ेंगे और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको और सब फ्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका लेसन नंबर फर्स्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वर्दी और संगठन। वितरण किसे कहते हैं, यानी कि जनसंख्या कितनी सारी है उसको वितरण कहते हैं। घनत्व यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धि यानी कि 1 साल में, 2 साल में, 10 सालों में एक व्यक्ति से कितने व्यक्ति हुए या फिर कितने व्यक्ति में वृद्धि हुई, मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या का संगठन यानी कि कितने सारे संगठित है, कितनी मतलब किसी क्षेत्र में कितनी सारी जनसंख्या है, मतलब तो कहीं पर है ना 50 लाख है, कहीं पर 10 लाख है, कहीं पर कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो है संगठन। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो चलिए दोस्तों, पहले ये नोट दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा या संगठितम बसा हुआ क्षेत्र है। यानी कि चीन है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है, हमारा भारत देश। यानी कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और भारत देश में कितनी जनसंख्या है, तो 121 करोड़ जनसंख्या वाला देश कौन सा है, हमारा भारत है। और चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो चीन में है और दूसरे स्थान पर है भारत में। और भारत में कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़। यह दूसरा संगठितम यानी कि एकदम नेरो यानी कि बसा हुआ शहर है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। आगे चलते हैं वीडियो में। जनसंख्या का वितरण, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जनसंख्या के वितरण से। तो जनसंख्या का वितरण यानी कि इसका बसाव, ये कहाँ कहाँ पर बटी हुई है, कितनी जनसंख्या बटी हुई है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनसंख्या का वितरण से तात्पर्य है कि बसाव यानी कितनी जनसंख्या निवास करती है, कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो इनको याद करने की ट्रिक है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उन स्थानों को याद करने की ट्रिक बताओ। तो यह है ट्रिक है कि उत्तर महाराज ने दिया, यानी कि महाराज से किसी ने उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा, तो महाराज ने उत्तर दिया बिहार के पश्चात बंगाल है। यानी कि बिहार के पश्चात क्या है, बंगाल है। तो किसी ने क्वेश्चन किया होगा महाराज से, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि उत्तर महाराज ने दिया बिहार के पश्चात बंगाल। यानी कि जनसंख्या वितरण कहाँ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो ये ट्रिक है। तो उत्तर से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से आ जाएगा महाराष्ट्र, बिहार से आ जाएगा बिहार और पश्चात से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल है। तो इस ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं जनसंख्या वितरण क्षेत्रों को। नोट दे रखा है तो नोट को पढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। जनसंख्या वितरण बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठतम संबंध प्रकट करती है। यानी कि बौद्धिक यानी कि प्राचीन, सामाजिक यानी कि समाज से रिलेटेड, आर्थिक कारक है ना, तो ऐतिहासिक कारक, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उचित भूमि विन्यास, यानी कि जहाँ पर अच्छी भूमि होगी, यानी कि कहीं पर पहाड़ियों पर कम जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ वाला भाग रहता है और जो पठारी भाग रहते हैं, समतल भाग रहते हैं, वहाँ पर जनसंख्या निवास अच्छे से करती है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से खेती हो सकती है, वहाँ पर आना जाना संभव हो सकता है। तो इन सभी को देख के वहाँ पर उचित भूमि विन्यास वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जल उपलब्धता क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर जल उपलब्ध हो सके आसानी से। यदि पहाड़ियों में जाके हम घर बनाएंगे तो वहाँ पर है ना जल को ले जाना और लाने में या फिर बोरिंगों के द्वारा ऊपर पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी भी चीज़ की भारी चीज़ों को ले जाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही यदि ये क्षेत्र यदि समतल मैदानी भागों में हो तो वहाँ पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि इन सभी को देखकर यहाँ पर भूमि विन्यास को देखकर भी जनसंख्या प्रभावित करती है। खनिज, सिंचाई, ऊर्जा संसाधन वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर खनिज प्राप्त हो सके, जैसे कि खनिजों में हम गन्ना को ले लें या फिर खाद्यान्नों को ले लें या फिर जैसे रेशम वगैरह जिनसे हम खा सकते हैं,
तो उनको खनिज जहाँ पर आसानी से प्राप्त हो सके, सिंचाई ऊर्जा संसाधन, यानी कि जहाँ पर नदियों के आसपास क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो नदियों से पानी आ जाता है और पानी से सिंचाई हो जाती है। ऊर्जा संसाधनों वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर अच्छी लाइटें वगैरह आती है, तो वहाँ पर बोरिंग वगैरह चलने में भी आसानी होती है, इसलिए जनसंख्या निवास करती है। तो यानी कि जनसंख्या वितरण करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है कि 1 किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है में निवास करने वाले, यानी कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, यानी कि भारत में 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 382 थी, यानी कि सन 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा, नहीं बड़े से छोटा, अवरोही यानी कि बड़े से छोटा, और आरोही होता है छोटे से बड़ा। यानी कि अवरोही देखते हैं तो दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में, फिर उसके बाद में बिहार में, फिर उससे कम उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यानी कि दिल बिहार का उत्तर में है, दिल से आ जाएगा दिल्ली, बिहार से आ जाएगा बिहार, और उत्तर से आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ट्रिक है, इससे आसानी से हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वहाँ पर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाएंगे, 17 ही व्यक्ति पाए जाएंगे। कायिक घनत्व देखते हैं, कायिक घनत्व होता क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी बनता है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में। आइए देखते हैं, किसी क्षेत्र का कुल कृषि क्षेत्र, यानी कि किसी क्षेत्र में जितनी कृषि क्षेत्र है, मतलब कितने स्थानों पर कृषि होती है, कितने खेत हैं, तो उन क्षेत्रों में कार्यरत, यानी कि उन क्षेत्रों में जो कार्यरत किसान हैं, मतलब उस भूमि पर किसान जो काम करते हैं की संख्या, यानी कि किसानों की संख्या कृषि घनत्व या कायिक घनत्व कहलाती है। अब कायिक घनत्व का जो सूत्र होता है वह है कि कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे निवल क्षेत्र, यानी कि वहां पर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां का कृषि क्षेत्र। जनसंख्या वृद्धि, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, किसी दो समय बिंदुओं, यानी कि सन 2010 से लेकर सन 2020 ऐसे मान लें, यानी कि समय आ गया ना 2010 से 2020 के बीच, बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि ले लेते हैं राजस्थान में ही क्षेत्र विशेष में रहने वाले, यानी कि इस क्षेत्र में रहते हैं कितने व्यक्ति रहते हैं, लोगों की संख्या में परिवर्तन, यानी कि सन 2010 में कितने व्यक्ति थे और सन 2020 में बढ़कर कितने हो गए, परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी कि बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि को जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास प्रभावित करते हैं, यानी कि कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, कितने व्यक्ति मर रहे हैं, मरते हैं तो जनसंख्या घटती है, जन्म लेते हैं तो जनसंख्या वृद्धि होती है, मृत्यु दर, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं के द्वारा समझा जा सकता है। अब कौन कौन सी 4 अवस्थाएं, पहली है प्रावस्था क, यानी कि फर्स्ट नंबर की, इसका समय था 1901 से 1921 तक, यानी कि 20 साल में कितनी वृद्धि हुई, तो 1911 से 1921 के दौरान, यानी कि 10 सालों के दौरान ऋणात्मक वृद्धि हुई, यानी कि माइनस में वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या घटी। जन्म और मृत्यु दर दोनों उचित है, यानी कि जन्म लेने वाले व्यक्ति भी ज़्यादा थे और मरने वाले भी व्यक्ति ज़्यादा थे। प्रावस्था कम है। निम्न स्वास्थ्य सेवाएं थी, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, मतलब हॉस्पिटल वगैरह कम थे, चिकित्सक सेवाएं कम थी, अधिकतर लोग की निरक्षरता, यानी कि अधिकतर लोग क्या थे, बिना पढ़े लिखे थे, यानी कि निरक्षर थे, और भोजन और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध आसानी से नहीं थी, यानी कि उनको भोजन वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं थे। प्रावस्था ख में देखते कि समय था इसका 1921 से 1951 के बीच। स्थिर वृद्धि दर हुई, यानी कि वृद्धि तो हुई जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन धीरे धीरे हुई, यानी कि इसका ग्राफ था ना, तो ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ा। तो मृत्यु दर नीचे गई, यानी कि जो मरने वाले व्यक्ति थे वह कम हुए।
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार किया गया, यानी कि स्वास्थ्य में यानी कि लोगों को कैसे ठीक रखा जाए, उनको उपचार कैसे किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया गया। बेहतरीन परिवहन यानी कि आने जाने के लिए या फिर किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको बचाने के लिए आसानी से परिवहन उपलब्ध कराया गया। संचार तंत्र यानी कि संचार भी उपलब्ध कराया गया, यानी कि टेलीफोन वगैरह ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। प्रावस्था ग यानी कि 3rd नंबर की आती है। इसका समय था 1951 से 1981 तक। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी कि जन्म लेने वाले व्यक्ति तो उच्च थे यानी कि ज़्यादा थे, और मरने वाले व्यक्ति कम थे यानी कि जनसंख्या बढ़ी। इस दशक को जनसंख्या का विस्फोट की अवधि माना जाता है, यानी कि विस्फोट यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस दशक में, यानी कि इन सालों में। अर्थव्यवस्था सुधरी, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ जिससे लोगों के जीवन की दशा में सुधार हुआ, यानी कि लोग अच्छी तरह से जीने लगे। अर्थव्यवस्था सुधरी यानी कि सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, चिकित्सक सुविधाएं, शिक्षा प्रणाली सब कुछ अच्छे से होने लगा, यानी कि रोजगार वगैरह सब कुछ मिलने लगे, जिससे लोगों की जीवन की दशा सुधर गई, यानी कि उनके रहन सहन की दिशा सुधर गई। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल ने भारत में आने वाले वृद्धि दर उच्च हुई, यानी कि यहाँ से जो व्यापारी वगैरह है तो उससे वृद्धि दर हुई। प्रवस्था घ में देखते हैं, समय रहा इसका 1981 से अब तक चल रहा है। मतलब ये जनसंख्या दर यद्यपि उच्च बनी रही, यानी कि जनसंख्या दर तो बढ़ रही है पर धीरे धीरे मंद भी हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे कम भी हो रही है, यानी कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, चिकित्सक भी, व्यापार वगैरह सब कुछ एकदम लेवल पर है, यानी कि सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है, यानी कि लोग जागरूक हो गए हैं। प्रावस्था ग में जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ग्रुप, यानी कि जनसंख्या संगठन से तात्पर्य कि पॉपुलेशन ग्रुप कितना है, कहाँ पर है, कितनी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो सब देखते हैं। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। फर्स्ट लेते हैं ग्रामीण नगरीय जन संगठन। देश का 68.8% भाग गाँव में निवास करता है, यानी कि देश का 70% तो है ना गाँव में ही निवास करता है। और गाँव में कहाँ पर निवास करता है सबसे ज़्यादा, तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या के गाँव ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, बिहार और सिक्किम में रहते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि गाँव में बिके सिक्के, यानी कि सिक्के रहते हैं ना 1 और 2 रुपये के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बिके, गाँव में बिके। तो गाँव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, बी से आ जाएगा बिहार, और बिके सिक्के, सिक्के से आ जाएगा सिक्किम, यानी कि बिहार और सिक्किम से आसानी से याद रख लेंगे हम गाँव में, इस ट्रिक के माध्यम से कि गाँव में बिके सिक्के। आगे चलते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% है, जो काफ़ी कम है, पर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है क्योंकि यह आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं यहाँ पर। यानी कि गाँव में 30% ही जनसंख्या, मतलब नगरों में 30% जनसंख्या ही निवास करती है। भाषाई संगठन भी देखते हैं। ग्रीसन के अनुसार देश में 179 भाषाएं हैं, यानी कि 179 भाषाएं कहाँ पर है, हमारे देश में हैं, और 544 लगभग बोलियां हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाओं को अनुसूचित में रखा गया है, यानी कि अनुसूचित में रखा गया है, 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। धार्मिक संगठन के बारे में देखते हैं। धर्म भारतीय के सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है, यानी कि धर्म रहता है ना, वो भारतीयों के जो सांस्कृतिक है, संस्कृति से रिलेटेड है, राजनीतिक जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। धर्म के आधार पर राज्य व जिलों को भी बांटा गया है, यानी धर्म के आधार पर राज्यों को भी बांटा गया है, जिलों को भी बांटा गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी के पर्वतीय राज्यों और दक्कन का पठार, गंगा के मैदान को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। मुस्लिम जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में प्रमुख हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक है कि जम्मू पर केले हैं, यानी कि जम्मू में कहाँ पर क्या उगते हैं, केले उगते हैं, यानी कि जम्मू से आ जाएगा जम्मू कश्मीर, पर से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, केले से आ जाएगा केरल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसान से याद रख सकते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, यानी कि जो श्रम पर जीवित हैं उन जनसंख्या का संगठन आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है।
मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष एक साल में यानी कि 1 ईयर में 183 दिन काम करता है, यानी कि 183 दिन एक व्यक्ति 183 दिन काम करेगा, वह है मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक 183 दिन में से कम काम करेगा। आश्रित बेरोजगार रहता है जो 60% कम काम करेगा, मतलब कम करेगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषक व मजदूर आते हैं जो श्रमिकों की श्रेणी में है, जो 54.6% है। हमारे YouTube चैनल JSR की स्टडी नेम से दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो ये फर्स्ट वीडियो इसलिए कुछ अच्छे से नहीं बन पाई होगी, लेकिन आगे की जो वीडियो है वो अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छे लगे तो, और ट्रिक से बढ़िएगा आगे की सभी वीडियो को। और आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी ज्योग्राफी की। आगे की जो वीडियो बनेगी वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आसानी से। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।